प्रोसेस मशीन कैपेबिलिटी, प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी हम कैसे कंडक्ट करेंगे, दैट इज द टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग नाउ। तो पूरा स्टडी के अंदर आप समझे होंगे कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टैंडर्ड डेविएशन को, यानी मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ डेटा, इसको हम कैसे कैप्चर करेंगे, दैट इज द मेन डिस्कशन दैट इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो सवाल एक इमीडिएटली आ जाता है कि वेरिएशन कौन सी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। और उसके लिए आपको हमारा जो पहले वाला डिस्कशन था, चांस कॉज वेरिएशन, असाइनेबल कॉज वेरिएशन, जो मैंने इस एसपीसी का पहला दिन में डिस्कस किए थे कि चांस कॉज यानी कॉमन कॉजेज आर मेनी, और उसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते हो, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, यू हैव टू लीव विद दैट। आपको याद होगा कि गॉड ओनली नोज गॉक कह चुका था मैं उस टाइम में, और एक बोला था कि जहां पर एक असाइनेबल कॉज आ जाता है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसका प्रेजेंस आप फील कर सकते हो, तो उसको आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, उसको हम कहते थे स्पेशल कॉज, और वो HAK हैक, ह्यूमन ऑल्सो नोज। तो इधर हम लोग जब प्रोसेस कैपेबिलिटी, मशीन कैपेबिलिटी स्टडी करेंगे तो हमारा एक ही मकसद है, मेन मकसद वो है, हम पूरा स्टडी कंडक्ट करने के टाइम में हम लोग कोशिश करेंगे स्टेबल प्रोसेस हो, यानी कि स्टैटिस्टिकली स्टेबिलिटी का मतलब है द प्रोसेस इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय द चांस कॉजेज और कॉमन कॉजेज, एंड असाइनेबल कॉजेज शुड नॉट बी देयर। तो असाइनेबल कॉजेज अगर नहीं रहना चाहिए, वो हम कैसे करते हैं? असाइनेबल कॉज क्या है? जो प्रोसेस में अनवांटेड वेरिएशन को पैदा करता है। तो प्रोसेस का अनवांटेड वेरिएशन कैसे होता है? तो अचानक हमारा सेटिंग चेंज हो गया, अचानक एक मटेरियल आ गया इनपुट में जो कि हमारा एक्चुअल स्पेसिफिकेशन में नहीं है, या तो हमारा जो कंट्रोल है वो कंट्रोल के अंदर नहीं है। अचानक मशीन में कुछ खराबी हो रहा है, जो खराबी अगर हम ठीक से पीएम करते हैं उसमें नहीं आना चाहिए था। अचानक एक ऑपरेटर आ गया जो हमारा नॉर्मली डिफाइंड जो ऑपरेटर है, स्किल लेवल, कॉम्पिटेंसी लेवल जो होना चाहिए वो नहीं है, उसके बाहर से आ गया। तो ये सब असाइंड है, ये सब स्पेशल है, ये सब आइडेंटिफाइबल है, जिसको आप पहचान सकते हो और उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे? बाय डिफाइनिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मकसद क्या है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर? नॉट ओनली टू मीट द कस्टमर ऑडिट और द थर्ड पार्टी ऑडिट, मकसद ये है कि प्रोसेस को समझ के प्रोसेस में जो वेरिएशन को ज्यादा करता है वो सारे फैक्टर को आइडेंटिफाई करके प्रोसेस को ऐसे डिफाइन कीजिए ताकि ये असाइनेबल कॉजेज जो है वो प्रोसेस के अंदर ना आ सकता है। उसीलिए हम लोग ऑपरेटर को ट्रेनिंग देते हैं, उसीलिए हम लोग मशीन को मेंटेन करने का कोशिश करते हैं, उसीलिए हम लोग सेटअप का अप्रूवल करते हैं, उसीलिए सप्लायर का अप्रूवल करते हैं ताकि इनकमिंग मटेरियल जो है वो सब सही हो। तो अगर सब कंट्रोल्ड है, एसओपी ठीक से डेवलप किया गया है और वो सब एसओपी के बराबर ही हो रहा है, तो आप देखोगे आपका ज्यादातर, अगर आप डेटा कलेक्ट करके डेटा को प्लॉट करोगे, हिस्टोग्राम आपका नॉर्मल आ जाएगा। तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि द प्रोसेस इज गेटिंग मॉनिटर्ड, इज एक्चुअली बीइंग मेंटेन्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉमन कॉजेस ओनली। उसमें आपको एक स्टेबल पॉट पैटर्न दिखाई देगा। तो प्रोसेस और मशीन कैपेबिलिटी स्टडी के अंदर हम हमेशा वही करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अभी एक 4 केस देखिए। एक प्रोसेस वो कैपेबल हो सकता है, कैपेबिलिटी का मतलब स्पेक लिमिट के अंदर है, प्रोसेस स्पेक लिमिट के अंदर है, मतलब रिजेक्शन नहीं हो रहा है या तो नॉन कॉन्फर्मिटीज नहीं हो रहा है। और एक है प्रोसेस नॉट कैपेबल, यानी कि प्रोसेस में रिजेक्शन दिख रहा है, प्रोसेस में रिजेक्शन आ रहा है। ठीक है, और एक एंगल से देखिए प्रोसेस। तो एक एंगल प्रोसेस को देखने का क्या है, स्पेक लिमिट के सहारे, और एक एंगल देखिए स्टैटिस्टिकल लिमिट के सहारे, यानी कि 3 सिग्मा लिमिट के सहारे। वही प्रोसेस को और एक एंगल से दिखा जाए स्टैटिस्टिकल लिमिट्स के सहारे, तो प्रोसेस में भी अंडर कंट्रोल। यानी प्रोसेस अंडर कंट्रोल का मतलब क्या है? क्या 3 जो डेफिनेशन है, मीन, प्रोसेस का मीन, शेप, वेरिएशन ड्यू टू असाइनेबल कॉज बिल्कुल 0, और कंट्रोल लिमिट्स। कौन सी कंट्रोल लिमिट? ±3 सिग्मा लिमिट।
और उस केस में क्या है, हम लोग प्लस माइनस 1 सिग्मा के अंदर 68% पॉइंट मिलेगा, प्लस माइनस 2 सिग्मा के अंदर 95% पॉइंट मिलेगा, प्लस माइनस 3 सिग्मा के अंदर 99.73% पॉइंट मिलेगा। उसको कहते हैं अंडर कंट्रोल। नॉट अंडर कंट्रोल मतलब मीन स्क्यूड है, मतलब मीन मीडियन मोड एक पॉइंट में नहीं है, शेप बिगड़ गया है, स्क्यूड हो रहा है राइट साइड को या तो लेफ्ट साइड को, और असाइनेबल कॉज प्रेजेंट है। तो 4 केस होता है, एक है प्रोसेस केपेबल है और अंडर कंट्रोल है, फैंटास्टिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो शिफ्ट, सिमेट्रिक, वेरिएशन ड्यू टू असाइनेबल कॉज नील, कंट्रोल लिमिट है, कंट्रोल लिमिट कहां पर है, विद इन द स्पेक लिमिट्स, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू वांट लाइक दैट, नॉट ओनली दैट, यू वांट 6 सिग्मा प्रोसेस। अगर ये हो गया, अचीव कीजिए 6 सिग्मा। 6 सिग्मा मतलब CPC should be equal to 2, not only capable, it should be equal to 2, CPK should be equal to 1.5 with 1.5 sigma shift, तो that is fantastic। मानिए कि और एक केस देखिए, प्रोसेस केपेबल नहीं है लेकिन प्रोसेस अंडर कंट्रोल हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, आपका प्रोसेस में कोई असाइनेबल कॉज नहीं है किंतु प्रोसेस एज इट इज जो रिजेक्शन हो रहा है वो आपका जो स्पेक लिमिट है, कंट्रोल लिमिट्स है, वो स्पेक लिमिट के बाहर हो गया। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप अगर एक पुराना मशीन चला रहे हो लेकिन उसका कंट्रोल बहुत अच्छा है लेकिन जो डायमेंशन आ रहा है वो कभी कभी बाहर भी हो रहा है, तो वो केस में आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए क्योंकि इंस्पेक्शन आपको करना ही पड़ेगा। प्रेडिक्टेबल प्रोसेस है लेकिन आपका बाहर जा रहा है, तो वो केस में आपको इंस्पेक्शन करना ही पड़ेगा। हो सकता है आप डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट करो, या तो हो सकता है आप टेक्नोलॉजी इंप्रूव करो इन ऑर्डर टू मेक द प्रोसेस केपेबल। ये थोड़ा एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ये केस में। और एक केस देखिए, प्रोसेस इज केपेबल, कोई रिजेक्शन नहीं हो रहा है लेकिन नॉट अंडर कंट्रोल, मतलब आपका कस्टमर का स्पेसिफिकेशन ऐसा ही है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रोसेस में आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रहे हो, असाइनेबल कॉज वगैरह सब कुछ है, लेकिन फिर भी शिफ्ट हो रहा है, आपका शेप भी नॉन सिमेट्रिक है, आपका असाइनेबल कॉज भी हो सकता है, लेकिन आपका कंट्रोल लिमिट स्पेक लिमिट का अंदर, यू आर लकी, वेरी लकी। बट रिमेंबर, जस्ट बाय टेकिंग ए लिटिल केयर हो सकता है ये प्रोसेस इधर आ जाए। That means there is every opportunity for you to convert this kind of process into a 6 sigma process. So ये opportunity मत खोइए, try to convert that, और आपका हेडेक बहुत कम हो जाएगा। हो सकता है शिफ्ट कर, नहीं तो हो सकता है शिफ्ट करते करते ये स्पेक लिमिट के बाहर भी चले जाए, तो टेक केयर। तो और एक केस हो सकता है नॉट कैपेबल, नॉट अंडर कंट्रोल, तो वो केस में शिफ्ट हो सकता है, नॉन सिमेट्रिक हो सकता है, असाइनेबल कॉज भी हो सकता है, और 800 स्पेक लिमिट। पहला ड्यूटी क्या है इस केस में? फर्स्ट ड्यूटी, मेक इट अंडर कंट्रोल, फर्स्ट ड्यूटी मेक इट अंडर कंट्रोल। फिर चेक कीजिए अंडर कंट्रोल लाने के बाद क्या वो कैपेबल हो जाता है। अगर कैपेबल हो जाता है तो दैट विल बी हियर, यू आर वेरी लकी। अगर नहीं कैपेबल होता है, दैट मीन्स प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल बट इट इज नॉट कैपेबल, दैट मीन्स हियर, इधर नहीं जाके ये इधर हो गया, ठीक है, मतलब इधर नहीं जाके ये इधर आ गया, तो उसमें वही जो बोला मैंने आपको वो सब एप्लीकेबल है। यानी आपको कुछ रुपए खर्च करना पड़ेगा शायद टेक्नोलॉजी चेंज करने के लिए, हो सकता है आप मशीन चेंज करो, हो सकता है आप डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट करो, कुछ टाइम दो आप इसमें इन ऑर्डर टू मेक इट कैपेबल। तो अभी मैं आपको 4 केस दिखाया, ये केस में हमारा कोशिश रहेगा प्रायोरिटी 1 इधर इसको लाने के लिए, आपका प्रायोरिटी 2 इधर लाने के लिए, ये प्रोसेस को इधर लाने के लिए, क्योंकि इधर खास कुछ रिजेक्शन तो नहीं हो रहा है, तो इसीलिए प्रायोरिटी 1 ये हो रहा है, ठीक है, और इसमें कुछ रुपया खर्च का बात है, इसीलिए इसको मैं प्रायोरिटी 3 किया। तो अगर ये दोनों केस नहीं है, यही हो जाएगा आपका प्रायोरिटी, क्योंकि इधर रिजेक्शन हो रहा है, आपका इंस्पेक्शन करना पड़ रहा है, तो आपका खर्चा हो रहा है, इट्स बिकमिंग एक्सपेंसिव। तो प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी अगर हम कैलकुलेट कंडक्ट करेंगे, हम कैसे कंडक्ट करेंगे? तो एक प्रोसेस के अंदर, ए प्रोसेस इज अ फंक्शन ऑफ मैन यानी ऑपरेटर, सुपरवाइजर, मशीन
मटेरियल, मेथड्स, एनवायरनमेंट, मेजरमेंट सिस्टम, ये सब कुछ एरर मतलब वेरिएशन क्रिएट कर रहा है। तो ये सबसे वेरिएशन हो सकता है। तो सेट ऑफ इंटररिलेटेड और एंड इंटरकनेक्टिंग एक्टिविटीज विच ट्रांसफॉर्म्स द इनपुट टू द आउटपुट। तो इसमें अगर ये वेरिएशन एज डिफाइंड नहीं है, दैट बिकम्स असाइनेबल कॉज। अगर ये एज डिफाइंड इन द एसओपी है, तो वी विल से दैट इट इज रनिंग अंडर द कॉमन कॉजेस। तो हमारा कोशिश है प्रोसेस का जो बेसिक इनपुट्स है, मटेरियल, मशीन, मैन वगैरह, उसको आप हमेशा मॉनिटर कीजिए, टाइम टू टाइम चेक कीजिए थ्रू सेटअप अप्रूवल, बाय कलेक्टिंग द डेटा ऑन द प्रोसेस पैरामीटर। और देखिए कि प्रोसेस अगर कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है सप्लायर की वजह से, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। हो सकता है वेंडर के वहां या सब कॉन्ट्रैक्टर के वहां प्रोसेस स्टेबिलिटी स्टडी करवाइए, सो दैट आपका जो इनपुट है वो कंसिस्टेंट है। अगर वो सब आप करते हो तो आप देखोगे योर सप्लायर, योर इनपुट सप्लाईज, योर प्रोसेस गाइडेड बाय योर मेथड, मटेरियल, मशीन, मैन पावर, मेजरमेंट, एनवायरनमेंट, ये सारे कंट्रोल में होगा, आपका आउटपुट भी कंट्रोल में होगा। तो उस केस में यू कैन से योर प्रोसेस इज रीजनेबली स्टेबल। तो अगर ये नहीं है, प्रोसेस स्टेबिलिटी स्टडी करने के पहले आप सारे सोर्सेस ऑफ वेरिएशन को चेक कीजिए। वो मेरा जो 3 सवाल था एसओपी के बारे में आपको याद होगा। इज योर प्रोसेस, वॉट एवर प्रोसेस यू हैव रिटन, इज द प्रोसेस एसओपी अवेलेबल? नहीं है तो एसओपी बनाइए। देन अगर है तो पूछिए सवाल, इज इट एडिक्वेट, इज इट रियली कवरिंग ऑल द नोन सोर्सेस ऑफ वेरिएशन, जो कि असाइनेबल कॉज हो सकता है। अगर एडिक्वेट नहीं है तो आप एसओपी के दोबारा एग्जामिन कीजिए, उसको मॉडिफाई कीजिए, ठीक कीजिए। और तीसरा, क्या आपका ऑपरेटर और जो भी लोग इसके बारे में प्रोसेस के साथ रिलेटेड है, क्या वो ट्रेंड है, क्या उनको पता है, आर दे एडहियरिंग टू द रिक्वायरमेंट्स? अगर नहीं है, ट्रेन कीजिए, उनको सिखाइए कैसे करना है। दैट इंक्लूड्स मेजरमेंट सिस्टम, दैट इंक्लूड्स योर प्रोसेस मॉनिटरिंग, प्रोसेस सेटिंग, एवरीथिंग। वो अगर नहीं हुआ, प्लीज डोंट कंडक्ट process capability or process performance study. It will be unnecessarily wastage of time, because data जो आएगा वो डेटा दिखाएगा आपको कि होमोजेनाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि आपका काफी सारे पॉइंट 3 सिग्मा लिमिट के बाहर चला जाएगा। तो डोंट डू दैट, डू फर्स्ट दिस एक्सरसाइज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, एंड देन ओनली यू कंडक्ट द प्रोसेस स्टडी। तो ये स्टडी करने के टाइम में आपको याद रखना होगा 2-3 पॉइंट बेसिकली, कि आपका जो डिफाइंड प्रोसेस है, वो डिफाइंड प्रोसेस के अंदर क्या ऐसा हो सकता है जिसमें वेरिएशन का थोड़ा सा चेंज हो सकता है। जैसे मानिए कि आपका सप्लायर जो पार्ट के ऊपर, पहला तो पॉइंट है कि पार्ट को सिलेक्ट कीजिए कि कौन सी पार्ट के ऊपर आप प्रोसेसिबिलिटी स्टडी कर रहे हो। वो पार्ट के ऊपर मानिए कि जो सप्लायर से आ रहे हैं, 2 सप्लायर आ रहे हैं, तो जब आप प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी कंडक्ट करोगे सीपीसीपी के, तब आपका दोनों सप्लायर रहना चाहिए। मानिए कि आपका 3 मशीन है और मानिए कि आपका 3 ऑपरेटर है, तीनों ऑपरेटर, तीनों मशीन आपको रहना चाहिए। नहीं तो आपका जो प्रोसेस का जो कैपेबिलिटी आएगा वो पूरा प्रोसेस का नहीं आएगा, प्रोसेस का एक बायस्ड एस्टिमेट आएगा आपके पास। तो प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी में हमेशा हम लोग ये कोशिश करते हैं कि आपका जितना सोर्सेस, नॉन सोर्सेस ऑफ वेरिएशन है जो एसओपी के अंदर, लेकिन नॉन सोर्सेस ऑफ वेरिएशन है, मानिए कि आपको लगता है कि सेटिंग के पहले या सेटिंग के बाद में थोड़ा चेंज हो सकता है, तो यू हैव टू कलेक्ट सैंपल बिफोर सेटिंग एंड आफ्टर सेटिंग ऑल्सो। तो मानिए कि आपका 3 मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, ऑल आर कैलिब्रेटेड, लेकिन मे बी दैट यू यूज ऑल द 3 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी जो सीपीसीपी के है, उधर हम लोग जो नॉन सोर्सेस ऑफ वेरिएशन है विद इन द एसओपी, उसको हम वेरी करते हैं, एंड वी कलेक्ट द डेटा ओवर सच ए पीरियड ऑफ टाइम जहां पर ये सारे जो फैक्टर्स है, वेरिएबल्स है, दैट एक्चुअली हैव चेंज्ड वंस एट लीस्ट। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीपी के स्टडी। तो इनपुट, सेटअप, प्रोसेस, आउटपुट, तो इसको हम नॉर्मली जो प्रॉब्लम है
उसको हम अगर असाइनेबल कॉजेज है जैसे रस्ट है, रिंकल मार्क है, ये सब हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं। तो जो हमारा स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हम फॉलो करेंगे। अगर इनपुट से ये सब इनपुट को हम लोग एलिमिनेट करते हैं तो एलिमिनेट एंड देन अलाउ दैट एंट्री। मतलब जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उस हिसाब से हम लोग करेंगे। और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस जब हम डिफाइन करेंगे तब हम लोग देखेंगे नॉन असाइनेबल कॉजेज जो है, जो रिस्ट्रिक्टेड है प्रोसेस में, उसको हम ठीक से डिफाइन किया और अलग किया। तो दैट हैज टू बी टेकन केयर। तो कुछ 10 पॉइंट मैंने रखा है इधर फॉर प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी। पहले तो सिलेक्ट कीजिए कैरेक्टरिस्टिक को, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी या तो प्रोसेस परफॉर्मेंस स्टडी पीपीके करेंगे। डिफाइन द प्रोसेस। A process is a unique combination of machine, tool, method, personnel, engaged, जो मैंने बोला था, सारे एलिमेंट जो है उसको आइडेंटिफाई करके डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब एसओपी का अंदर आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। फिर आप प्लानिंग कीजिए, शेड्यूल कीजिए प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी, मैनेजमेंट का स्टेटस जो आज के दिन में प्रोसेस का परफॉर्मेंस है, हिस्टोग्राम प्लॉट कीजिए, करके देखिए कि आज के दिन में क्या है प्रोसेस का बिहेवियर। इवेल्युएट कीजिए मेजरमेंट सिस्टम, प्रेफरेबली R&R कैलकुलेट कीजिए, एक्सेप्टेबल है क्या नहीं उसको देखिए। फिर आप एक कंट्रोल प्लान बनाइए, जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल है एज पर एसओपी उसको आइसोलेट कीजिए, कंट्रोल कीजिए एज पर एसओपी। और वो वेरिएबल को ट्रैक करने के लिए कुछ तो मेथोडोलॉजी अपनाइए ताकि आपको पता हो कि वेरिएबल्स आर विद इन योर कंट्रोल सेटिंग। Objective of the capability study is to determine what the process can do if it is operated the way it is designed to be operated. This means that such obvious sources of potential variation as operator vendor will be controlled while the study is conducted. There are usually some variables that are important but that are not controllable. अगर ऐसा वेरिएबल है जो आपके प्रोसेस के अंदर है जो वेरिएशन क्रिएट कर सकता है, जैसे मानिए कि आपका जो मानिए इनपुट मटेरियल है वो कभी कभी 2 सप्लायर से आता है, लेकिन वो अनअवॉइडेबल है, एक सप्लायर और दूसरे सप्लायर के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इट इज अनकंट्रोलेबल। लेकिन आपको वो डेटा लेना चाहिए प्रोसेस के अंदर, क्योंकि आपका प्रोसेस वो वेरिएशन के साथ ही जीते हैं। सो दैट हैज टू बी कंसीडर्ड। अदरवाइज जो स्टैंडर्ड डिविएशन आप निकालोगे दैट विल बी वेरी वेरी आइडियल, रियलिस्टिक नहीं होगा। One example is the ambient environment including temperature, barometric pressure or humidity. Certain process variable may degrade as part of the normal operation. Tools का wear and tear, माने कि एक टूल नया लिया गया है लेकिन साथ साथ जब यूज कर रहे हो आप उसको डिटोरेट हो रहा है, प्रेस मशीन के बारे में ये एप्लीकेबल है। तो try to collect data all through the wear and tear so that you really know the behavior of the output at different phases of the tool wear. Select the method for analysis. The performance measure is an attribute. One of the attribute charts will be used. अगर ये attribute होता है डिफेक्ट डिफेक्टिव, अगर कैपेबिलिटी स्टडी कर रहे हो तो डिफेक्ट और डिफेक्टिव का आप लोगे। Gather and analyze the data, track down and remove the special causes जो मैंने बोला था, ये होमोजेनाइजिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिकली आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, असाइनेबल कॉज को एलिमिनेट करना पड़ेगा, हो सके आपको दोबारा कंडक्ट करना पड़ेगा अगर बहुत ज्यादा पॉइंट बाहर जा रहा है तो। फिर आप प्रोसेस कैपेबिलिटी को एस्टिमेट कीजिए और कंटिन्यूअस प्रोसेस इंप्रूवमेंट को लेके चलिए टुवर्ड्स 6 सिग्मा। ठीक है, आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स। पीपीके के लिए उतना सारे प्रोसेस रेगुलेशन जो मैंने बोला वो जरूरी नहीं है। लगातार 125 सैंपल या तो 100 सैंपल लीजिए। कुछ लोग जल्दबाजी में करते हैं तो भी उन लोग कुछ 40-50 सैंपल तो लेते ही हैं। वो लगातार सैंपल लिया जाता है या तो थोड़ा सा इंटरवल में लिया जाता है, बट द टाइम स्पैन इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट टाइम स्पैन, जिसके अंदर बाकी जो सारे डेविएशन है वो नहीं आ सके। तो उसमें ही हम लोग लेते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। अगर 3 सिग्मा लिमिट में वो बाहर आ जाता है पॉइंट, उसका मतलब कुछ तो आपका डिफाइंड वेरिएबल में कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, तो क्विक प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी हम करते हैं थ्रू पीपीके, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोसेस परफॉर्मेंस या तो प्रोसेस पोटेंशियल के लिए हम लोग R/D2 का यूज करते हैं। कई बार हम लोग ये भी परिस्थिति का मुकाबला करते हैं जहां पर एक नया मशीन खरीदना पड़ता है
और मैनेजमेंट का फोकस है कि नया मशीन का कैपेबिलिटी हम कैसे जानेंगे। बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपको बोला था पहले, एक प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी के अंदर मेथड के लिए वेरिएशन होता है, इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है, एनवायरनमेंट के लिए होता है, अदर फैक्टर होता है, मशीन मैन सब होता है। मशीन कैपेबिलिटी स्टडी के अंदर हम लोग सारे फैक्टर को फ्रीज करते हैं। सेम ऑपरेटर, नया टूल लेते हैं, जैसे टूल के दौरान कुछ ज्यादा कुछ वेरिएशन ना हो, द मशीन इज ऑल्सो रेडी, और इनपुट मटेरियल ऑल्सो इज चोजन, इनपुट मटेरियल जिसके अंदर ज्यादा वेरिएशन नहीं है, वेल विद इन द कंट्रोल, मतलब इनपुट के लिए वेरिएशन ना हो। ओनली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट ट्राइंग टू ऑब्जर्व द वेरिएशन ड्यू टू मशीन। उस केस में आप जो R bar by D2 का जो वैल्यू निकलेगा, that should be considered as the machine capability. We will consider that impact of other variables or forces are absent. तो हम लोग स्टैटिस्टिकली इसको कहते हैं सिग्मा स्क्वायर प्रोसेस इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर मैन प्लस सिग्मा स्क्वायर मशीन प्लस सिग्मा स्क्वायर मटेरियल एक्सेट्रा। तो इधर मैन का वेरिएशन, मटेरियल का वेरिएशन वगैरह अगर हम नॉलिफाई कर सकते हैं, देन सिग्मा स्क्वायर प्रोसेस विल बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर मशीन। थोड़ा बहुत अनअवॉइडेबल हो जाएगा, दैट इज ट्रू। तो एक टेंटेटिव रूल है कि आपका जो मशीन का जो सिग्मा है वो लगभग इन मोस्ट ऑफ द मशीन शॉप केसेस 3/4 ऑफ द सिग्मा प्रोसेस हम कंसीडर कर सकते हैं। यानी आपका प्रोसेस का जो भी सिग्मा है, आपका मशीन का जो सिग्मा है वो लगभग 75% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका सीपी का वैल्यू अगर 1.33 होना चाहिए, तो उस केस में एम्पिरिकली आपका अपर स्पेक लिमिट माइनस लोअर स्पेक लिमिट डिवाइडेड बाय 8 सिग्मा मशीन, इतना होना चाहिए मशीन कैपेबिलिटी का वैल्यू। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका 6 सिग्मा केस में मशीन कैपेबिलिटी कितना होना चाहिए। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर ट्राइड टू टच, and now I would request